क्या सच्चे लोगों की अच्छी कहानियां भी हेडलाइन बनती हैं? क्या निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करने वाले वो लोग जो बड़े बड़े खानदानों में पैदा नहीं हुए, जो नेता नहीं हैं, जो फिल्म स्टार नहीं हैं, जो क्रिकेटर नहीं हैं, सेलिब्रिटीज नहीं हैं, क्या उनके बारे में अखबार के पहले पन्ने पर कभी खबर नहीं छपेगी या न्यूज चैनलों पर वो कभी हेडलाइन नहीं बनेंगे? हम आपको देश के उन नायक और नायिकाओं से मिलवाएंगे जो दिखने में तो बिल्कुल साधारण है, लेकिन उनकी सोच असाधारण है। भारत के राष्ट्रपति ने देश के ऐसे तमाम लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया है। ये साधारण लोग जब राष्ट्रपति भवन के शानदार रेड कारपेट पर नंगे पैर चलकर आए तो ये तस्वीरें देखकर पूरा देश गौरवान्वित हो गया। और इन्हीं में से एक थी कर्नाटक की 73 वर्ष की तुलसी गौड़ा, जो पिछले 6 दशकों से जंगल और पेड़ों की रक्षा कर रही हैं। तुलसी गौड़ा अब तक 30,000 से ज्यादा पेड़ लगा चुकी हैं और उनका लगाया एक भी पेड़ या पौधा आज तक सूखा नहीं है। यह विडंबना ही है कि हमारे देश के बहुत सारे लोग स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को तो जानते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कभी जंगलों में रहकर पर्यावरण के लिए काम नहीं किया, लेकिन वो तुलसी गौड़ा को नहीं जानते, जिन्होंने अपने जीवन के 60 वर्ष पृथ्वी की रक्षा में समर्पित कर दिए। तुलसी गौड़ा की तरह कर्नाटक के हरिकेला हजबा भी नंगे पैर पद्मश्री पुरस्कार लेने के लिए पहुंचे। 65 वर्षीय हजबा पेशे से एक छोटे फल विक्रेता हैं, लेकिन उनकी उपलब्धियां, उनकी सोच कई मायनों में अलग है। उन्होंने अपनी जमा पूंजी से गांव में गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाया है ताकि कोई भी बच्चा अशिक्षित ना रहे। उनकी तरह और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम पहली बार लोगों ने सुना है। पद्म पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1955 में हुई थी और इनका मकसद था कला, खेल और सामाजिक क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले लोगों का सम्मान करना, उन्हें प्रोत्साहित करना। लेकिन यह दुर्भाग्य ही था कि 1960 के दशक में यह पुरस्कार नेताओं को, उनके परिवार के लोगों को खुश करने का एक जरिया बन गए और इसके बाद के वर्षों में भी यह पुरस्कार आम लोगों की पहुंच से दूर ही रहे। 1970 और 1980 के दशक में यह पुरस्कार या तो दिल्ली में रहने वाले लोगों को मिलता था या मुंबई के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और दूसरे बड़े शहरों के प्रतिष्ठित लोगों को दिया जाता था। उदाहरण के लिए वर्ष 1955 से 2016 के बीच कुल 4,284 लोगों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार मिला। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन 4,000 लोगों में से 793 लोग ऐसे थे जो दिल्ली में रहते थे और राजनीतिक रसूख वाले परिवारों के करीबी थे। दिल्ली के बाद इन पुरस्कारों के लिए दूसरी पसंद महाराष्ट्र के लोग होते थे, क्योंकि इस समय की अवधि में महाराष्ट्र के 748 लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है। लेकिन ऐसे लोगों को उनका कभी नंबर ही नहीं आया जो जमीनी स्तर पर बदलाव लाने के लिए काम करते हैं और इस देश के असली हीरो हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो उत्तर पूर्वी राज्यों के लोगों की इन पुरस्कारों में अनदेखी ना होती। लेकिन आज ऐसा नहीं है और इसे आप हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट से समझ सकते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट से पहले आप ये वीडियो देखिए। माता बी बंजम्मा जोगती कला लोक नृत्य। देखिए, ये वीडियो है कर्नाटक की मंजम्मा जोगाठी का। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कर्नाटक की पहली ट्रांसजेंडर अध्यक्ष जब वो पुरस्कार लेने के लिए पहुंची तो पहले उन्होंने इस तरह से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की नजर उतारी। आपने देखा। श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण।
भारत में चित्र को नहीं, चरित्र को पूजा जाता है और ये तस्वीर उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। 73 वर्षीय तुलसी गौड़ा के कदम जब राष्ट्रपति भवन के इस लाल कालीन पर पड़े तो हर कोई उन्हें देख रहा था। उनके पैरों में ना तो चप्पलें थी और न ही उन्होंने आकर्षक और महंगे कपड़े पहने थे, लेकिन तालियों का शोर तुलसी गौड़ा का परिचय पूरी दुनिया से करा रहा था। उन्हें सामाजिक क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कर्नाटक के होनाली गांव में रहने वाली तुलसी गौड़ा एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। ये अब तक 30,000 से ज्यादा पौधे लगा चुकी हैं। पेड़ और हर्ब्स की प्रजातियों के बारे में उनकी जानकारी इतनी खास है कि लोग उन्हें जंगल का एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। जो लोग शिक्षा दीक्षा के बाद भी कुछ कोशिश नहीं करते, वो भी उनसे काफी कुछ सीख सकते हैं। तुलसी गौड़ा कभी स्कूल तो नहीं गई, लेकिन आज कई राज्यों से लोग उनसे जंगलों और पेड़ों को समझने के लिए आते हैं। कहते हैं कि तुलसी गौड़ा ने आज तक जो भी पौधे लगाए वो कभी भी सूखे नहीं। इस बात ने एक समय कर्नाटक के वन विभाग को इतना हैरान किया कि बड़े ऑफिसर्स तुलसी गौड़ा को विभाग में स्थायी नौकरी देने के लिए तैयार हो गए। तुलसी आज भी बेहद सादगी के साथ रहती हैं, चूल्हे पर ही खाना पकाती हैं और पिछले 60 वर्षों में उनके द्वारा लगाए गए छोटे बड़े पौधों की देखरेख में ही उनका पूरा दिन बीत जाता है। ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಅಂಬೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂತು, ಒಬ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅದು ಖುಷಿ है ನಂಗೆ। वो बोल रहा है मेरे को भी खुशी है, वो मेरे को मिला है ना, ऐसा हमारा पूरा फैमिली को भी खुशी है बोलता है। हाँ, वो हमारा मेरे को नहीं है, पूरा फैमिली को मिला है बोल। ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಕಾಲು ಬೀಲಿ ಜಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಗಿಡಿಗೆ ಗಿಡ ತರಗಾರ ಈಗ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ನೀನು ನೆಡು। वो बोलती है चप्पल पहले डालता था मैं, बाद में छोड़ दिया क्योंकि पहाड़ में चढ़ना पड़ता है और हमारे पेड़ में और काम करने के टाइम में वो गिर जाता है, इसके लिए हम चप्पल डालना छोड़ दिया। कुछ ऐसी ही कहानी 65 वर्षीय हरिकेला हजब्बा की है, जो नंगे पैर और सादे धोती कुर्ते में पद्मश्री पुरस्कार लेने के लिए पहुंचे। श्री हरिकल हाजब समाज सेवा। हरिकेला हजब्बा कर्नाटक के मैंगलुरु में रहते हैं। ये एक बहुत छोटे फल विक्रेता हैं। वो खुद तो अंग्रेजी भाषा नहीं जानते, लेकिन उन्होंने अपने गांव में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाया है, जिसमें 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। वर्तमान में 175 बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। हजब्बा को स्कूल खोलने की प्रेरणा 1978 के एक घटनाक्रम से मिली, जब एक विदेशी नागरिक ने उनसे संतरे की कीमत पूछ ली थी। उन्हें अंग्रेजी भाषा नहीं आती थी, इसीलिए वो कोई जवाब ही नहीं दे पाए। इस बात का उन्हें इतना बुरा लगा कि उन्होंने ठान लिया कि वो अपनी आय का कुछ हिस्सा निकाल कर एक स्कूल बनवाएंगे, ताकि गरीब बच्चे उनकी तरह शिक्षित न रहें। और ये सपना उन्होंने वर्ष 2000 में पूरा भी कर लिया। यानी साधारण से देखने वाले हरिकेला हजब्बा की उपलब्धि और उनका साहस कई मायनों में असाधारण है। श्री मोहम्मद शरीफ समाज सेवा। अयोध्या के रहने वाले 83 साल के साइकिल मैकेनिक मोहम्मद शरीफ को भी पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। उन्हें ये पुरस्कार समाज कल्याण के लिए दिया गया। शरीफ चाचा के नाम से मशहूर मोहम्मद शरीफ ने अब तक 25,000 से भी ज्यादा लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार किया है। वर्ष 1992 में उनके बेटे की मृत्यु के बाद उसके शव को रेलवे ट्रैक के किनारे फेंक दिया गया था, जिससे उसे अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हुआ। इसके बाद से मोहम्मद शरीफ ने लावारिस लाशों के क्रियाकर्म को अपनी जिम्मेदारी मान लिया। उन्होंने सिर्फ हिंदू और मुस्लिम ही नहीं, बल्कि सभी धर्मों के लोगों के मृत शरीरों का उनके धार्मिक रिवाजों के मुताबिक अंतिम संस्कार किया है।
आप लोग की मेहरबानी है कि आप लोग ने पेपर में निकला, जो कि आप लोग ने हमको उठा के और सरकार को बताया तब दमाचा है। मगर ये आप लोग के हौसला अफजाई मैं तो करता हूँ। मालिक आप लोग को, आपके परिवार को खुश रखे कि आपने ऐसे गरीब आदमी को नवाजा और हौसला अफजाई की। श्री जितेंद्र सिंह शंटी, समाज सेवा। दिल्ली के पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह शंटी भी कई लोगों के लिए हीरो हैं। उन्हें समाज सेवा के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कोविड काल में जब बहुत सारे लोग अपनों का अंतिम संस्कार करने से भी डर रहे थे, तब जितेंद्र सिंह शंटी ने 4000 से ज्यादा शवों का अंतिम संस्कार किया। हमारे को जो आशीर्वाद मिला है, इससे हमें काम करने की और शक्ति मिलेगी और बढ़ेगी, और देश के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए जो काम शहीद भगत सिंह सेवा दल पहले कर रहा था और ज़्यादा करेगा। सुश्री रानी, खेल हॉकी। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल के लिए भी यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था। उन्हें खेल के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। इस समारोह के बाद प्रधानमंत्री मोदी और रानी रामपाल के पिता की भी एक तस्वीर आई, जिसमें वो हाथ जोड़कर खड़े हुए थे और प्रधानमंत्री उनसे मुस्कुराते हुए कुछ कह रहे थे। बेहद गरीब परिवार में जन्मी रानी रामपाल के लिए हॉकी खेलना आसान नहीं था। पिता तांगा चलाते थे और उनके पूरे दिन की कमाई मुश्किल से 100 रुपए भी नहीं थी। उस समय परिवार चलाने के लिए उनकी माँ भी लोगों के घरों में काम करती थी। गरीबी के साथ समाज के ताने भी उनके लिए बड़ी चुनौती थे और रानी रामपाल के लिए हरियाणा के शाहबाद से निकलकर हॉकी के ग्राउंड तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। लेकिन तमाम संघर्षों को पार करते हुए रानी रामपाल ने अपने सपनों को पूरा किया और इस साल के टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल तक पहुंची। प्रधानमंत्री ने भी बात की फोन पर, क्या बात की? वो यही सुने दे रहे थे जी कि 30 बुधवार से ये बेटी उठ के आई है, हम आपको बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं जिन्होंने इस बेटी का सहयोग का उस टाइम में, जिस टाइम बेटी को बाहर जाने की इजाज़त नहीं देते थे माँ बाप और रिश्तेदार। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद जब जी न्यूज ने रानी रामपाल से उनके संघर्षों के बारे में बात की तो वो भावुक हो गई थी। आज उस इंटरव्यू का एक स्पेशल हिस्सा भी हमने आपके लिए निकाला है। बहुत मुश्किल संघर्ष आपका रहा। आप अपना कुछ पर्सनल संघर्ष हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? क्योंकि हमारे यहाँ, हमारे देश में आज भी जो ट्रेडिशनल माइंडसेट है वो चाहता नहीं है कि लड़कियाँ हॉकी खेलें, और फिर बहुत तरह के संघर्ष होते हैं। गरीबी होती है, सोसाइटी का प्रेशर होता है, फिर ये बहुत रिस्की प्रोपोजिशन है कि आप खेलों में जा रहे हैं तो पता नहीं आप सफल होंगे या नहीं होंगे। तो आपकी भी कहानी जो है बड़ी संघर्षों वाली है, वो आप हमारे दर्शकों को बताइए कैसे पहुंची यहाँ तक। यस, मैंने बचपन से काफ़ी स्ट्रगल देखा है, स्ट्रगल फेस भी किया है। मेरी जर्नी इतनी इजी नहीं थी यहाँ तक पहुँचने की। जैसे मैंने 7 इयर्स की एज में हॉकी खेलना शुरू किया था। मैंने एक बहुत ही गरीब परिवार से निकल के जो है वो यहाँ तक मैं पहुँची हूँ। इतना इजी नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। मुझे आज भी कई बार बड़ा वो हो जाता है कि मेरे फादर जो हैं उन्होंने 80 रुपीज़ का भी काम किया है हमें खाना खिलाने के लिए। आज जैसे आपने बोला, वो सच्चाई है कि लोगों को सिर्फ फील्ड पे दिखता है, लोगों को सिर्फ अचीवमेंट दिखती है, बट उसके पीछे कितने साल कितना कुछ फेस करना पड़ता है। जैसे ऑलरेडी बोला जाता है कि मेडल्स जो हैं वो ब्लड स्वेट टीयर्स के होते हैं, तो वो यही होता है कि हमने कितना कुछ, जब हम अकेले रो रहे होते हैं तो शायद उस टाइम कोई हमें देख भी नहीं रहा होता, तो उसके साथ मेडल आते हैं। श्री वीरेंद्र सिंह, खेल कुश्ती। पुरस्कार पाने वालों में वीरेंद्र सिंह भी हैं, जिन्हें लोग गूंगा पहलवान के नाम से जानते हैं। शुरुआत में वीरेंद्र के आसपास ये बताने वालों की कोई कमी नहीं थी कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे और पहलवानी तो इनके बस की नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, उसने तय किया कि अब वो अपना सब कुछ इसमें झोंक देगा, और इस संकल्प ने ही उन्हें सफलता भी दिलाई। आपको याद होगा, इसी साल फरवरी में हमने आपको उनकी कहानी दिखाई थी और बताया था कि आलोचनाओं और तानों से घबराने की जगह अगर उसी को ताकत बना लिया जाए तो सफलता का स्वाद भी 2 गुना हो जाता है।
बोलता नहीं बेचारा को, उन्हें कोई मार देता, कोई छेड़ देता, कोई नहीं धक्का खाता ना, फिर यहाँ आने से मड़ा सा खाड़े माना थे दिखाने लगे इसका पापा। तमिलनाडु की कृष्णम्माल जगन्नाथन, आंध्र प्रदेश के दलवई चलपति राव, केरल के आचार्य M.K. कुनजोल, महाराष्ट्र की राहीबाई सोमा पोपेरे, राजस्थान की उषा चौमर, त्रिपुरा के बेनी चंद्रा जमातिया और मेघालय की त्रिनिति सावो को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन सभी लोगों की कहानी एक जैसी है, गरीबी, शिक्षित नहीं होना और सामाजिक चुनौतियां। ये सब कुछ इनके सामने था, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों ने बदलाव की नींव रखी और दुनिया को ये बताया कि कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ किया जा सकता है। हमारे देश में पहले पुरस्कारों के लिए ऐसे नामों का चयन होता था जो पहचान वाले होते थे, लेकिन अब परंपरा बदल गई है और अब पहचान वाले नहीं बल्कि पहचान बनाने वालों का सम्मान होता है। ऐसे लोगों का सम्मान होता है जो असल में इस देश को और समाज को बदल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये हैं अच्छे लोगों की वो सच्ची कहानियां जो पहले कभी हेडलाइन नहीं बना करती थी, लेकिन आज हर तरफ इन्हीं की चर्चा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.